इकोनॉमी के फर्स्ट पिलर वहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंस हमने ख़त्म कर दिया। नाउ वी विल सी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अंदर भी मित्रों मुझको एपिफेनी हो गई, सडन रियलाइजेशन ऑफ थिंग्स, कि जो पहले मैंने 155 स्लाइड के अंदर पढ़ाया था वही सारी चीज़ इंक्लूडिंग थियरी एंड करंट अफेयर्स 50 स्लाइड के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। और उसके अलावा ये अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना वगैरह वो चीज़ भी हम पढ़ेंगे, बट इन द सेपरेट फाइनेंशियल इंक्लूजन लेक्चर। एक और बात दोस्तों, अपने यूपीएससी स्टाफ सिलेक्शन बैंक की भर्तियाँ होती हैं, उसी प्रकार सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों में भी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर और नीचे स्टाफ असिस्टेंट की भर्ती होती है। तो आज का अपना पावर पॉइंट मैंने इस प्रकार से बनाया है कि जो अपने यूपीएससी का काम है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ये जो एलआईसी वगैरह की खुद की परीक्षाओं के लिए जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी पावर पॉइंट में इंक्लूडेड हैं, बट वो मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं। वो पावर पॉइंट में जब जहाँ जहाँ आपको ये वाला आइकॉन दिखे, ये एलआईसी वाला ऐसा, तो समझ लेना कि वो उनकी टेक्निकल परीक्षाओं के लिए ज़्यादा काम का है। आराम से स्व अध्ययन में वो स्लाइड घर पे देख लेना, मैं ज़्यादा उस पर बोलूँगा नहीं। पहले तो कि इंश्योरेंस क्या है। क्लाइंट होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी को या उसके किसी एजेंट को पैसा देता है, तो सामने वो लोग उसको इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं। दिस पॉलिसी इज कंसिडर्ड वन टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकार का लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल डिवाइस है। इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द इवेंचुअलिटीज ऑफ डेथ एंड डैमेज। अब ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है उस हिसाब से या तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है या नॉन लाइफ मतलब जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। इंश्योरेंस का अपने इकोनॉमी में क्या महत्व है। हाउस होल्ड अगर उसका प्राइमरी ब्रेड विनर मर जाए तो या फिर कि विकलांग हो जाए, अपाहिज हो जाए, तो भी उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। अदरवाइज देयर कुड बी प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर एंड प्रोस्टिट्यूशन। अगर सभी लोग खुद ही समझ के इस प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते रहें तो फिर भारत सरकार ने ये गरीबों की और बीपीएल के लिए अलग से जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलानी पड़ती है वहाँ पर उन्होंने कम पैसा डालना पड़ेगा, तो अपनी फिजिकल डेफिसिट भी काबू में आ सकती है। उद्योगपति अगर फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस ले ले तो फिर वो बिना टेंशन के अपना धंधा कर सकता है। सो देन ही कैन डू इट मोर क्रिएटिवली। पूरी इकोनॉमी को लाभ ये है कि हाउस होल्ड के सेविंग्स वो प्रीमियम के रूप में एलआईसी वगैरह के पास जाएंगे और वो कहीं किसी कंपनी में निवेश करेंगे। सो लाइक दैट वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम करते हैं। जिस प्रकार से बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के हिसाब से कुछ लघु उद्योगों को, किसानों को देना पड़ता है, सिमिलरली यहाँ पर भी उस प्रकार के कुछ नियम लागू होते हैं। तो लाइक दैट इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सिद्धांत क्या है। सिद्धांत का नाम खुद से यूपीएससी के लिए काम का नहीं, बट वो जो सिद्धांत है वो एथिक्स पेपर के लिए जरा काम का है, समझ लेते हैं। अगर कोई एचआईवी या कैंसर पीड़ित व्यक्ति नकली सर्टिफिकेट बना दे और उसकी मदद से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करे तो क्या कंपनी उसको पैसा देने के लिए बाध्य है। जवाब है ना, बिकॉज अंडर द यूबरिमा फाइड्स प्रिंसिपल गुड फेथ में कॉन्टैक्ट बनना चाहिए। यू मस्ट नॉट हाइड एनीथिंग। तो कंपनी ने भी नहीं और सामने क्लाइंट ने भी नहीं। मान लीजिए मैं अपने घर का 5 लाख रुपए का फायर इंश्योरेंस करा दूं, आग लगती है और मेरे कैट एग्ज़ाम के सारी किताबें जल जाती हैं, जिसके कारण मैं कैट एग्ज़ाम नहीं दे पाता, वरना अगर दे पाता तो मेरा IIM अहमदाबाद में एडमिशन हो जाता और मुझे तो 50 करोड़ का पैकेज मिल जाता। तो क्या जब आग लग जाए तो कंपनी वाले मुझे 50 करोड़ देने के लिए बाध्य है। नहीं। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको केवल रियल लॉस के सामने, वो मकान अगर 5 लाख का जल गया तो 5 लाख ही मिल सकता है। इमेजिनरी लॉस की मेरे 50 करोड़ का नुकसान वो देने के लिए बाध्य नहीं। साथ ही साथ मान लीजिए मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर कोई एक्सप्लोजन का इंश्योरेंस कराया था और अगर कोई बॉयलर प्लांट लगाया था, उसके अंदर ही मशीनरी खराब थी, कंपनी वाले ने ठीक नहीं बनाई थी, उसके कारण ब्लास्ट हो गया, देन इंश्योरेंस वाला विल पे मी, बट दे कैन रिकवर द मनी फ्रॉम दैट negligent third party under this principle of subrogation. They can recover it from third party. और उसके साथ साथ एक दूसरा सिद्धांत भी है, कॉजा प्रॉक्सिमा। अगर मैंने फायर इंश्योरेंस लिया है लेकिन मान लीजिए कि कंपनी में बॉयलर फटता है, आग नहीं लगती, बस ऐसे ही फटता है और उसका लोहे का टुकड़ा किसी को लग जाए और आदमी मर जाए, देन दैट फायर इंश्योरेंस वाला सिद्धांत वो पॉलिसी लागू नहीं होगी। अर्थात कॉजा प्रॉक्सिमा के हिसाब से वो कंपनी वाले पैसे देने के लिए बाध्य नहीं। अगर एक्सप्लोजन बिना फायर के हो गया तो कंपनी वाले कोई पैसा नहीं देंगे। एंड लास्टली इंश्योरेबल इंटरेस्ट। टाइगर श्रॉफ अलग अलग एक्शन फिल्म करते हैं, कुंफू कराटे के दाव लगाते हैं, कई बार वो जख्मी भी हो जाते हैं, तो क्या एज अ फैन में उनका एक्सीडेंट इंश्योरेंस
खरीद सकता हूँ? जवाब है ना। कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए कि जो क्लाइंट है वो जिस व्यक्ति का, जिस वस्तु का इंश्योरेंस करा रहा है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, देन क्लाइंट मस्ट लैंड इनटू सम बैड पोजीशन। ये बात सही है कि एज अ फैन ऑफ टाइगर श्रॉफ, उसकी हड्डी टूट गई तो मेरे को इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, बट आई एम नॉट रियली गोइंग इन अ बैड पोजीशन। बैड पोजीशन में कौन जाएगा? टाइगर श्रॉफ के खुद के पिता जैकी श्रॉफ की बुढ़ापे का सहारा चला जाएगा, या फिर कि उसके फिल्म बन रही है, उसके प्रोड्यूसर की हमारी फिल्म खत्म कब होगी। दोज पीपल कैन टेक द सम टाइप ऑफ इंश्योरेंस फॉर टाइगर श्रॉफ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसे ही मतलब कोई रास्ते पे भिखारी हो और वो मर जाएगा कि नहीं उसका मैं लाइफ इंश्योरेंस लूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल, वरना तो बैटिंग, गैम्बलिंग, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो जाएगी। एनीवेज, ये इंश्योरेंस का क्या महत्व है इकोनॉमी में और उसके सिद्धांत जरा देख लिए। अब पूरे विश्व में इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई, उसके कौन कौन से मैथमेटिकल मॉडल है, आप ये आइकॉन से समझ सकते हैं कि वो इंश्योरेंस कंपनियों की खुद की भर्ती परीक्षा के लिए आपने ये स्लाइड घर पे डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेना। मैं ये सिखाऊंगा नहीं अपने लिए, यूपीएससी वगैरह में काम का नहीं। भारत के अंदर इंश्योरेंस का इतिहास, हाँ ये यूपीएससी में काम का है भाई। साल 1000 बिफोर क्राइस्ट आयन लोग, वो कुछ कम्युनिटी इंश्योरेंस जैसा उनका सिस्टम था। एंड दिस जॉइंट फैमिली सिस्टम वो एक प्रकार से इंश्योरेंस ही है कि एक आदमी को दुर्घटना होगी तो भी उसकी फैमिली के बाकी के लोग संभाल लेते हैं, राइट। ऋग्वेद में लिखा गया है योगक्षेम मतलब वेलबींग। तो एलआईसी की मुंबई की बिल्डिंग और उसके कॉर्पोरेट मैगजीन का ये नाम है योगक्षेम। गीता में लिखा गया है कि योगक्षेम वहां में हम। कृष्ण भगवान अपने भक्तों की वेलबींग की, सुखाकारी की वो ध्यान रखते हैं। तो एलआईसी का खुद का मोटो ये है योगक्षेम वहां में हम। अब इंश्योरेंस कंपनियों की भारत के अंदर ब्रिटिश इंडिया के दौरान कब किसकी स्थापना हुई, ये भी अगेन उनकी परीक्षाओं के लिए काम का है। मैं पढ़ूंगा नहीं, घर पे आराम से देख लेना। हमारे लिए ये काम का है। बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनियों को हम तुलनात्मक तरीके से देखें तो भाई दोनों की ही भारत में स्थापना आप पाएंगे कि फॉरेनर्स द्वारा की गई। शुरुआत में प्रेसिडेंसी बैंक बनी थी, तो यहाँ इंश्योरेंस में भी एक ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस बनी, सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बट बैकएंड में तो यूरोपियन लोग ही थे। शुरुआत के अंदर ये अंग्रेजों के ज़माने में बैंकों का टारगेट क्या था? फॉरेनर्स और भारत के मर्चेंट जो कि एक्सपोर्ट का काम कर रहे थे। उसी प्रकार ये इंश्योरेंस कंपनियों का टारगेट क्या था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी और जो विदेशी मर्सेनरी भारत में आके सेना में काम करते, तो वो मर जाए तो उनकी विधवाओं को मदद करे, इसलिए इनकी स्थापना हुई। उसी प्रकार जो मर्चेंट्स एक्सपोर्ट कुछ कर रहे हैं उनको कार्गो वेसल, मरीन इंश्योरेंस वो बेचते थे। भारतीय लोगों को जब विदेशी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बेचती थी तो एडिशनल प्रीमियम चार्ज करते थे, ये बोल के कि तुम लोग गंदगी में रहते हो, तुम्हारे खाने पीना ठीक नहीं है, इसलिए तुम मर जाओ, इसका रिस्क ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। यहाँ तक चला। फिर बैंकों के अंदर तो स्वदेशी बैंकों की स्थापना होती है, उसी प्रकार इंश्योरेंस में भी एक बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस ऐसी स्वदेशी कंपनी की स्थापना होती है। और उन्होंने बोला कि हम भारतीय लोगों का जीवन बीमा उतारेंगे तो वहाँ एडिशनल कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम हम नहीं मांगेंगे। शुरुआत में बैंकों का अलग कानून नहीं था, वो तो कंपनी एक्ट के अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन करा के बैंक खोल सकता था 1913 में। लेकिन सामने 1912 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट तो बनाया गया था। फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा आगे चले, आपको पता होगा 1929 ग्रेट डिप्रेशन आता है, बहुत सारी कंपनियां कबाड़े में चली जाती हैं। फिर सरकार को लगता है कि बड़ा रेगुलेशन होना चाहिए, तो 1934 में एक आरबीआई एक्ट बनता है, एंड देन 1938 में इंश्योरेंस एक्ट बनता है, जिससे कि बराबर तरीके से सुपरविजन हो। उसके आगे भी चल के बैंकिंग इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था, शुरुआत में आरबीआई के पास बहुत पावर नहीं थे, वो एडिशनल पावर दिए गए अंडर 1949 से एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आज़ादी के बाद दोनों ही क्षेत्रों में नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया कि आरबीआई को नेशनलाइज किया। फिर 55 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। सो पैरेलल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप पाएंगे कि 56 में करीब 250 जितनी देशी विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों को पकड़ के लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत वो मर्ज करके एक एंटिटी बना दी। उसी प्रकार 72 में अलग अलग 100 जितनी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को पकड़ के एक जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और उसकी 4 सब्सिडियरी, इस प्रकार से सरकारीकरण उसका कर दिया गया। अब ये जीआईसी और उसकी सब्सिडियरी ये चीज़ क्या है? इन द ईयर 1972 जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन एक्ट, उसके अंतर्गत ये प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को पकड़ के उनका नेशनलाइजेशन किया गया। ओके, तो नीचे नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये 4 को पकड़ के राष्ट्रीयकरण, और उसके ऊपर उनका बाप कौन? तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और उसके ऊपर उनका बाप कौन? तो भारत सरकार।
तो मतलब जीआईसी वॉज द होल्डिंग एंड दिस 4 वेर सब्सिडियरी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। उसके बाद साल 2002 में ये चारों सब्सिडियरी कंपनी उसको सरकार ने अपने हाथ में खुद ले लिया, मतलब जीआईसी के वो आश्रित नहीं, अलग हो गए। और फिर ये 4 सब्सिडियरी कंपनी जो अब सरकार के हाथ में आ गई, फिर बोला गया आप एडिशनल शेयर इशू कर सकते हो, बशर्ते कि हमारी 51% शेयर होल्डिंग रहनी चाहिए, ताकि वो कंपनियां नया कैपिटल जमा कर सके और एक्सपांड कर सके। तो मतलब कुल मिला के 4 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद साल 2002 में 5वीं जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी सरकारी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। उसका मालिक कौन है? 30% नाबार्ड है, 35% जीआईसी है ये वाला, एंड बाकी 35% ये 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो पहले सब्सिडी वो उसके मालिक है। मित्रों, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर उसके जियोग्राफिकल लोकेशन फैक्टर हमने पढ़े थे कि वो ज़्यादातर नियर पोर्ट एरियाज, नियर मर्चेंट सिटीज़ पाए जाते हैं। उसी प्रकार जनरल इंश्योरेंस कंपनी का लोकेशन फैक्टर वो भी इसी प्रकार कहीं बसे हुए हैं। आसान है, ऊपर से नीचे गए, मतलब सबसे पहले वेस्ट बंगाल के अंदर तो एक नेशनल इंश्योरेंस था, फिर बंगाल से नीचे क्या आएगा? बॉम्बे, तो वहाँ पर न्यू इंडिया एश्योरेंस, और उसके नीचे क्या आएगा? मद्रास, तो यूनाइटेड इंडिया, और वो चेन्नई के अंदर। उसके बाद आज़ादी के वक्त दिल्ली के अंदर ओरिएंटल इंश्योरेंस बना। तो ये 4 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। अब इनकी स्थापना कौन से स्पेसिफिक साल में हुई, उनके मेन क्लाइंट कौन से हैं, कब किसका क्या हुआ, वो मैं आराम से आप घर पे देख लेना। अपनी परीक्षाओं के लिए नहीं, एलआईसी वगैरह की खुद की परीक्षाओं के लिए वो काम का है। ओके, इंश्योरेंस का थोड़ा नेशनलाइजेशन तक समझ लिया। इंश्योरेंस के अलग अलग प्रकार, लाइफ इंश्योरेंस होता है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब आप प्रीमियम भरेंगे, मर गए तो पैसा वापस होगा आपके परिजनों को। अभी लाइफ इंश्योरेंस के प्रकार ये डिपेंड करता है। होल लाइफ इंश्योरेंस मतलब मान लीजिए आपने 10 साल 20 साल की पॉलिसी खरीदी है और आप मरते नहीं तो क्या आपको कोई ब्याज मुद्दल के स्वरूप में पैसा मिलेगा? जवाब है ना। मर गए तो पैसा, हाँ वो तो लाइफ इंश्योरेंस है भाई। फिर होता है टर्म इंश्योरेंस, अर्थात 1 साल 2 साल ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वहाँ पर भी वो टर्म खत्म होने पर आपको क्या ब्याज मुद्दल कुछ पैसा मिलेगा? नहीं। मर गए तो हाँ मिलेगा ही भाई। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वो 1 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस देता है, लेकिन अगर आप मरेंगे नहीं तो पैसा वापस, कोई पैसा नहीं मिलेगा। और 1 साल खत्म होने पर वो प्रीमियम 350 रुपये वो भी आपको वापस नहीं करेंगे, इफ़ यू डू नॉट डाई। सो इन दैट केस वी विल से कि भाई ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? एक प्रकार का टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब इनसे विपरीत एंडाउमेंट योजना, मतलब आपने 10 साल 20 साल जो पॉलिसी खरीदी है वो मैच्योरिटी के वक्त आपको ब्याज मुद्दल के स्वरूप में रकम मिलेगी, और अगर आप बीच में मर गए तो रकम, हाँ वो तो मिलेगी। उसी प्रकार यूलिप, वहाँ पर भी एंडाउमेंट जैसा है कि दोनों केस में आपको पैसा मिल सकता है। यूलिप मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने जो प्रीमियम में पैसा डाला वो किसी फंड में निवेश होगा, और वो फंड कैसे परफॉर्म करता है, लेटर से डेट, इक्विटी वगैरह, उस हिसाब से वो रिटर्न के हिसाब से आपको माल मिलेगा। बट आफ्टर द सब प्राइम क्राइसिस शेयर बाजार में वैसे ही मजा नहीं रहा, इसलिए यूलिप के अंदर भी अब पहले जैसा मजा नहीं रहा। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की चैलेंजेस क्या है, वो इंश्योरेंस ऑफिसर वगैरह के इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं, तो आराम से ये पढ़ लेना। मैं तो आपको केवल एक जिस्ट दे देता हूँ। आजकल लोगों में ये दौर चल रहा है कि मैं मर जाऊं उसके बाद मेरे किसी परिजन को पैसा मिले, उससे बेटर कि मैं जिंदा हूं तभी अय्याशी कर लूं। देयरफॉर लोग पेंशन पॉलिसी ज़्यादा खरीदते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी कम खरीदते हैं। दूसरा, ये लाइफ इंश्योरेंस, उसका मार्केटिंग, ये वो खर्चे बहुत ज़्यादा रहते, तो एफडीआई बड़ा होना चाहिए। इंश्योरेंस के एजेंट मध्यम वर्गीय परिवार को तो बाटली में उतार देते हैं कि भाई टैक्स का इतना लाभ होगा, लेकिन गांव में जाके तो गांव वालों को तो वैसे ही एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता नहीं, तो उनके टैक्स के लाभ बता नहीं सकते। बट जो बेसिकली चीज़ होनी चाहिए कि भाई डेथ और डैमेज की इवेंचुअलिटी से आपको ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा, वो पूरी मार्केटिंग स्किल एजेंट्स के पास है नहीं, इसलिए गाँव में लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ कम बिकती हैं। अब ऐसे गाँव वालों को बाटली में कैसे उतारे? अगर वो किसान विकास पत्र होता तो गाँव वाले बहुत चाव से खरीदते। भाई एक तो ब्याज मुद्दल भी मिलती है, प्लस वो किसान विकास पत्र बैंक में गिरवे रख के आप उधारी में और पैसा ला सकते हो। यू कैन पुट इट एज अ मॉर्गेज। इसलिए इंश्योरेंस के अंदर कानून में भी सुधार किया गया कि भाई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसको भी आप गिरवे रख के उधारी में बैंक से पैसा ला सकते हो। इट कैन बी प्लेड लाइक दैट। सो एक ये किया गया ताकि और आगे बढ़ा जा सके। ओके, लाइफ इंश्योरेंस समझ लिया। अभी जनरल इंश्योरेंस या फिर कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस, तो उसका एक प्रकार है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इट इज़ वन टाइप ऑफ एक्सीडेंट कम डेथ।
एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको कितने ऑर्गन फेल हो गए उस हिसाब से पैसा मिलेगा, और एक्सीडेंट में मर गए तो उसका पैसा भी। बट बिकॉज नहीं मरे तो भी पैसा मिल सकता है, एक आधा हाथ पैर टूट गया तो। सो देयरफॉर एक्सीडेंट कम डेथ, इस कारण से वो लाइफ नहीं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की श्रेणी में आता है। उसके भी सेलिएंट फीचर आराम से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के लेक्चर में पढ़ेंगे, ये एक बात। उसके अलावा दूसरा आएगा जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस। दो प्रकार के होते हैं, आप बीमार हो गए खुद की जेब से खर्चा करो और बिल का पैसा सेटल करवा दो, या फिर कि आप वहाँ पर जाओगे और कैशलेस आपकी मुफ्त में इलाज हो जाएगा और वहाँ पर सेट हो जाएगा। सो दो टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। देन हाउस एंड इंडस्ट्रियल एसेट, उसके ऊपर फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस वगैरह। देन मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, कानूनन हर एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी पे इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है, थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस, ताकि जब एक्सीडेंट हो जाए तो सामने वाले के नुकसान वो वहाँ से भरपाई हो सके। सो दिस इज वन थिंग। फिर होता है मरीन इंश्योरेंस, तो वहाँ पर कार्गो एंड वेसल, राइट। फिर रूरल इंश्योरेंस, तो वहाँ पर क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक, क्रॉप में कौन सा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वगैरह। तो ये पूरे क्या है, नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस है। अब जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की खुद की समस्याएं क्या है, अगेन उनके इंटरव्यू के लिए काम किया, तो आप वो आराम से स्लाइड पढ़ना। मैं आपको एक चीज देता हूँ, 10 करोड़ का मैंने बंगला खरीदा, लेकिन मुझे स्टैंप ड्यूटी ना भरनी पड़े, इसलिए मैं उसको बताऊँ खाली 5 लाख में ही मैंने खरीदा है। अब अगर कागज पे एक बार लिख दिया 5 लाख, तो फिर ये मकान का मैं बीमा उतारने जाऊँ, वो बीमे के कागज में वापस मैं नहीं लिख सकता 10 करोड़ का बीमा उतारना है, अदरवाइज आई विल गेट कॉट, राइट। सो फॉर द फियर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ वैल्यू, और उसके चलते जो भी आईटी रेड्स हो सकती है, या किसी गुंडे को पता चल गया और वो मुझ पे उगाही मांग सकता है, उसके कारण लोग हाउस का फायर और थेफ्ट इंश्योरेंस लेते नहीं है। देन डोमिनो वाले बोलते हैं कि 30 मिनट्स नहीं तो पिज्जा फ्री। अब मान लीजिए उसी वक्त कोई वीआईपी की गाड़ी जाती है और वो बेचारा नहीं आ सकता, तो बिजनेस का रिस्क है। तो ऐसे रिस्क से बचने के लिए जो टेलर मेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए फॉर ट्रांजिट एंड ऑपरेशन, वो सारी चीज़ें जनरल इंश्योरेंस वाले ऐसे प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे, इसलिए उनका पेनिट्रेशन कम है। हेल्थ इंश्योरेंस वो भी नॉन लाइफ की श्रेणी में आएगा। उसकी समस्या क्या, मित्रों, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो इतने रुपए का कार टूट गया, इतने रुपए की बॉडी का पेंटिंग कराना है, वो तो आप स्टैंडर्ड रेट्स निकाल सकते हो, नुकसान की भरपाई हो सकती है। बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, वो जरा मुश्किल है, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री इज हाईली अनरेगुलेटेड। एक जगह पे जो 1 लाख रुपए में सर्जरी होगी, कहीं पर 5 लाख में होगी, इसलिए क्लेम सेटलमेंट में जरा डिले होता है, कुछ बार रिजेक्ट भी हो जाता है। उस कारण से जो नाखुश हो गया ग्राहक, वो वापस अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू नहीं कराता है। देयरफॉर यहाँ पर पेनिट्रेशन की दिक्कतें आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द बिजनेस रिस्क, ये टेक्निकल चीज़ें आराम से एलआईसी की परीक्षा वो तो घर पे पढ़ लेना। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस की सामान्य समस्याएं क्या हैं? दोनों ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, राइट। मार्केटिंग सेलिंग का खर्चा तो बहुत बड़ा एफडीआई चाहिए, इतने सालों तक था नहीं, वो तो अभी जाके 49% किया है। इंश्योरेंस के बारे में बोला जाता है, इट इज ऑलवेज सॉल्व बट नेवर बॉट। कोई खुद से मन से इंश्योरेंस खरीदने जाए ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए जो मार्केटिंग स्किल चाहिए वो बैंक मैनेजर से ज़्यादा इंश्योरेंस के मैनेजर को चाहिए, तो वो उस कारण से चैलेंज हमेशा बेचने में रहता है। गांव के लोगों को तो वैसे भी या तो पैसा नहीं है या फिर उनको दिलचस्पी नहीं है, सो गेटिंग डिफिकल्ट। अंत परिणाम ये है कि भारत के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी दोनों ही कम है। अब ये दोनों की डेफिनेशन रट लेनी है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब पूरे भारत में टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना जनरेट होता है डिवाइडेड विद द टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया, जो जवाब परसेंटेज में है दैट इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी होता है एक इलाके में कितने, उसी प्रकार का एक है कि कुल मिला के कितना प्रीमियम जनरेट हुआ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन भारत की कितनी है, तो आपको पर कैपिटा प्रीमियम मिल जाएगा, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो डेंसिटी इतनी है। एनीवेज, भारत के अंदर अमेरिका की सापेक्ष में ये बहुत कम है। तो लाइफ इंश्योरेंस समझ लिया, जनरल इंश्योरेंस समझ लिया, अब ये री इंश्योरेंस क्या है। मित्रों, मध्यकाल से ही यूरोप के अंदर तो इंश्योरेंस कंपनियां काम करती थी, लेकिन वहां पर फिर ये लंदन फायर, शिकागो फायर, न्यूयॉर्क फायर, पूरी सिटी तबाह हो जाती है, तो एक साथ बहुत सारे लोग, उनकी जानमाल, तो लाइफ इंश्योरेंस नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों ने ही क्लेम सेटलमेंट ढेर सारा पैसा देना पड़ता था। तो अचानक से बिजनेस में वैसे सामान्य वर्षों में बहुत सारा लाभ, बट अचानक से आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो जाएगा, सारा प्रीमियम में भी नहीं आता, उससे ज़्यादा पैसा आपने वापस करना पड़े क्लेम सेटलमेंट में, राइट। इसलिए ये लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, ये कंपनियों ने खुद के ही बिजनेस के ऊपर खुद इंश्योरेंस लेना पड़ता है किसी तीसरी पार्टी से, दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस, ताकि दे कैन हेल्प स्टेबिलाइजिंग द पीक प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा काम करने के लिए जो संस्था, दैट इज री इंश्योरेंस। भारत के अंदर एक है जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसका सूत्र क्या है, आपातकाले रक्षयामी।
LIC का क्या था, योगक्षेम वहाम्यहम। GIC क्या करता है, अलग अलग लाइफ नॉन लाइफ वाले अपने बिजनेस का इंश्योरेंस इससे लेते हैं। सो देन GIC के पास भी ऐसा प्रीमियम का पैसा आया, वो ये पैसा कहाँ पर निवेश करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, दूसरे अच्छे शेयर बॉन्ड वगैरह के अंदर। इसके अलावा GIC खुद से थर्ड पार्टी मोटर पूल उसका इंश्योरेंस मैनेज करता है। एयर इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका वो खुद से नॉन लाइफ प्रकार का इंश्योरेंस वो खुद संभालता है। अब ये जनरल इंश्योरेंस उसकी स्थापना कैसे हुई में और उसका रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हुआ वो हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा मित्रों साल 2000 में ये लिखा गया कानून में कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इट विल बी द सोल री इंश्योरर। उसके अलावा कोई और व्यक्ति ऐसी स्थापना नहीं कर सकता ऐसे बिजनेस की। हाउएवर इन द ईयर 2015 इंश्योरेंस एक्ट के अंदर ही सुधार करके बोल दिया कि एक से ज़्यादा अधिक भारत में ऐसे हो सकते हैं। फिर साल 2015 दिसंबर में IRDA ने उसके नोटिफिकेशन जिसको अर्जी करनी है डाल दो, शर्त है कि 100 करोड़ का मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, लाइक दैट द थिंग इज गोइंग ऑन। अब आप ये स्लाइड डाउनलोड करेंगे और जब री इंश्योरेंस में नई कोई प्राइवेट कंपनी सिलेक्ट हो जाए तो उतना आप यहाँ पर टाइप करके नया लिख देना, तो आपकी रिवीजन की नोट एकदम बढ़िया बन जाएगी। अच्छा, इंश्योरेंस बिजनेस वालों ने तो खुद का इंश्योरेंस कराना पड़ता है फ्रॉम द री इंश्योरर कंपनी। क्या बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसा है? हाँ, प्रत्येक बैंक ने अपने सभी प्रकार के डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट वगैरह, वहां पर क्लाइंट से जो डिपॉजिट में पैसा लिया तो हर एक डिपॉजिट पर बैंक वालों ने खुद से बीमा उतरवाना पड़ता है फ्रॉम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और वो बीमे का मतलब प्रीमियम देना पड़ेगा तो बैंक ने अपने जेब से निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि क्लाइंट को बोल दिया आपने डिपॉजिट में पैसा डाल प्लस इतना, ऐसे नहीं, अपने प्रॉफिट से निकाल के देना पड़ेगा। और जब ये बैंक किसी कारण से बंद हो जाए तो फिर ग्राहक को उसका पैसा वापस मिल जाएगा। कितना? अप टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़। मतलब अगर आपके खाते में होंगे तो ऐसा नहीं कि जीरो बैलेंस था और 1 लाख आए, ऐसा ये कोई धंधा नहीं। और बैंक जब बंद हो जाए तभी, अगर बैंक का मर्जर हो जाए तो ग्राहक को कोई पैसा देने के लिए बाध्य नहीं। अर्थात ये भारतीय महिला बैंक और एसोसिएट बैंक वो SBI में मर्ज हो गई तो क्लाइंट को ये नहीं बोल सकता BMB का कि मुझे नहीं मजा है, आई वांट टू, वो तो फिर SBI से वो पैसा निकाले, DICGC उनको देने के लिए बाध्य नहीं है। सो दिस इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। 1961 में कानून से ये बनाया गया। उसका 100% मालिक कौन है? RBI। नेशनल हाउसिंग बैंक का 100% मालिक कौन है? RBI। हेडक्वार्टर तो ये DICGC का मुंबई में है। RBI का गवर्नर और नीचे 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, उनमें से एक डेप्यूटी गवर्नर ये DICGC का चेयरमैन होता है। मित्रों, डिपॉजिट इंश्योरेंस तो हमने समझ लिया, बट ये संस्था का दूसरा काम भी उसमें लिखा है, एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। पहले वो ये काम करते थे कि किसी बैंक के लोन का पैसा वापस नहीं आ रहा तो नुकसान की भरपाई करे, ऐसा भी वो काम करते थे। लेकिन 2003 के बाद से वो काम बंद कर दिया। उसका कारण कि अलग अलग संस्थाओं ने ये काम अपने हाथ सर पे ले लिया है। जैसे कि सिडबी और भारत सरकार ने मिलके एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बनाया साल 2000 में। अर्थात बैंक वाले जब भी कोई लघु उद्योग को लोन में पैसा देते हैं तो जो लोन की रकम थी उसका 0.3% एज अ फी दे विल गिव टू दिस ट्रस्ट। और अगर वो लघु उद्योग का पूरा NPA हो जाए तो वो बैंक का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? ये ट्रस्ट में से पैसा बैंक को जाएगा। और ये ट्रस्ट में भी पैसा आएगा किधर से? तो सरकार और सिडबी 4:1 के रेशियो में कंट्रीब्यूट करके, अर्थात ऐसा करके बैंक के नुकसान की भरपाई लोन डिफॉल्ट के वक्त की जाती है। उसी प्रकार डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्थापना की नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, जो कि मुद्रा लोन डिफॉल्ट हो जाए, कोई स्किल डेवलपमेंट, स्टैंड अप इंडिया द्वारा दिए गए लोन वो डिफॉल्ट हो जाए या एजुकेशनल लोन डिफॉल्ट हो जाए तो वो नुकसान की भरपाई ये ट्रस्टी से होती है। उसी प्रकार कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बनाया एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्टर को कोई लोन दिया होगा, वो डिफॉल्ट हो गया तो नुकसान की भरपाई यहाँ से होती है। अब क्योंकि ये सब लोगों ने अपने सर पे काम ले लिया, देयरफॉर DICGC वाले क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन वो वाला फंक्शन नहीं करते हैं। आगे चल के इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर पूरे रेगुलेटरी स्ट्रक्चर क्या है ये तैयार करने के लिए हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री और इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये पैरेलल करेंगे तो रिवीजन में ट्रिकी MCQ सॉल्व करने में बहुत सुविधा रहेगी। ठीक है, तो पैरेलल वी विल सी। बैंकिंग इंडस्ट्री में रेगुलेशन के लिए तो शुरुआत से 1934 में RBI बन गया था, 49 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बन गया था, फिर 91 और 98 में नरसिम्हन कमेटी की स्थापना हुई तो उसने अपने से क्या करवाया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनवाया, जो कि आगे चल के सरफाई से एक्ट में उसको और पावर मिलते हैं।
अब सामने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर भी रिफॉर्म की आवश्यकता थी। तो 93 में मल्होत्रा कमेटी बनी। मल्होत्रा खुद आईएएस थे और आरबीआई गवर्नर थे। उन्होंने सिफारिश की कि भाई यहाँ पर एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए। सो 96 में आईआरडीए बना। 99 में फिर उसका कानून बना के उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। उसके बाद साल 2014 में ऑर्डिनेंस के जरिए, ये पहले केवल था आईआरडीए, फिर बना दिया आईआरडीएआई, नाम बदल दिया गया कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीछे का आई जोड़ा गया, जो कि पूरा काम देखेगा। तो अपने मुख्य परीक्षा पेपर 2 के लिए आईआरडीएआई का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो ऊपर चेयरमैन होता है। शुरुआत के अंदर केवल आईएएस आईआरएस ऑफिसर ही वो जगह पे बैठ जाते थे, बट मिस्टर टीएस विजयन, द प्रेजेंट आईआरडीएआई चीफ, ही इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि 1977 में उन्होंने एलआईसी कैरियर ऑफिसर के रूप में वो ज्वाइन हुए। बढ़ते बढ़ते 2006 में एलआईसी के चेयरमैन बने और उसके बाद 2013 में आईआरडीएआई के चीफ बन गए। तो अर्थात यूपीएससी क्लियर ना भी हो तो भी आगे बढ़ने के रास्ते होते हैं। एनीवेज, आईआरडीएआई का ये एक चीफ होता है, नीचे 5 फुल टाइम और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। उनकी एज लिमिट वगैरह लिखी है, कुल मिला के 10, और रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, हाँ हो सकता है। स्ट्रक्चर समझ लिया। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस आईआरडीएआई। एज सच, आरबीआई ने सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी को इंश्योरेंस बिजनेस शुरू करने की उनकी तरफ से तो ब्लैंकेट परमिशन है, बट दे हैव टू गेट एडिशनल परमिशन फ्रॉम आईआरडीएआई। अब आईआरडीएआई में इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कराना है, तब जाके उनकी शर्तों का पालन करना होगा। जैसे कि आईआरडीएआई की एक शर्त है कि लाइफ, नॉन लाइफ या री इंश्योरेंस जो भी कराना है, मिनिमम एंट्री कैपिटल 100 करोड़ रुपीस होना चाहिए। जो लोग भी अर्जियां करते हैं तो आईआरडीए का कोई कोटा नहीं होता कि 10 अर्जी आई तो मैं केवल 2 लोगों को लाइसेंस दूंगा। नो, वो हर एक कंपनी की क्षमता के हिसाब से लाइसेंस यस और नो करते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस अलग लेना पड़ता है, जनरल इंश्योरेंस का अलग लेना पड़ता है। बस फिर वही लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन, रिन्यूएबल, विदहोल्ड, सस्पेंड, कैंसिल वगैरह। फिर ऐसी इंश्योरेंस कंपनियों की अकाउंटेंसी नॉर्म, सॉल्वेंसी, ऑडिट, वो कमीशन कितना दे सकते हैं वगैरह। और कंपनी वाले अगर उनको लगे नाइंसाफी की आईआरडीए ने, तो अपील में कहाँ जा सकते हैं, ऊपर अपील में जाएंगे। वो सेबी वाली ही संस्था इधर है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, वहाँ पर आप हायर अपील में जा सकते हो। जैसे आरबीआई और उसके ऊपर वो बासेल में कमेटी है, उसके नियम वो यहाँ पर लागू करते हैं, उसी प्रकार इंश्योरेंस के लिए भी बासेल में एक कमेटी है, तो उसने जो भी टेक्निकल नियम लगाए होंगे आईआरडीए वाले, वो भारत में लगाते हैं। अब तक जो पढ़ा एक आसान एमसीक्यू बनाते हैं। इनमें से कौन सी रेगुलेटरी बॉडी का हेडक्वार्टर मुंबई में है? आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, एंड देन देयर आर आंसर चॉइसेस। जिसने तैयारी नहीं की वो तो तुक्केबाजी में ऑल ऑफ देम कर देगा कि भाई हाँ मुंबई में ही होना चाहिए। द रियल आंसर इज लाइक दिस। आरबीआई, सेबी का मुंबई में है, आईआरडीएआई का कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में। पीएफआरडीए कहाँ पर है? भारतीय महिला बैंक की तरह दिल्ली में है। तो मतलब ये क्या एक फैक्चुअल सवाल है। अब इसमें तुक्केबाजी में आप अटेम्प्ट करें या लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से इट कुड पुट यू इन अ डेंजरस पोजीशन, इसलिए फैक्चुअल जवाबों में तुक्के नहीं मारने चाहिए। वापस आते हैं। बैंक वाले जनता से डिपॉजिट में पैसा लेते हैं और फिर क्या करेंगे? लोन में घुमाएंगे। तो लोन में कितना ब्याज दर चार्ज करेंगे? शुरुआत में एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट था, फिर नरसिम्हा ने बंद कराया तो एक बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट लेके आए, उसके बाद बेस रेट लेके आए और लेटेस्ट सिस्टम है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट MCLR, जो पुराने लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक बात तो इसके सामने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ होता है क्या? हाँ, अंडर द इंश्योरेंस एक्ट देयर इज वन टैरिफ एडवाइजरी कमेटी जो तय करेगी कि इंश्योरेंस कंपनियां जो पॉलिसी बेच रही हैं ग्राहकों को, उसके ऊपर जो प्रीमियम चार्ज कर रही हैं उसके वो स्लैब वगैरह तय करेंगी। साल 2007 में इसको जरा रिलैक्स करके जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इससे बाकात कर दिया। वो कानूनन वो सारी बातें उन पर लागू नहीं होंगी एक्सेप्ट दैट थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल, क्योंकि वो कानूनन है। अब आप समझिए बैंकिंग इंडस्ट्री में लोन रेट तय करना थोड़ा आसान है कि रॉ मटेरियल जो डिपॉजिट का पैसा है उसका क्या कॉस्ट है, प्लस स्प्रेड मतलब प्रॉफिट मार्जिन क्या होना चाहिए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इस प्रकार से हम लोग प्रीमियम डिसाइड नहीं कर सकते, डिफिकल्ट, बिकॉज उसमें स्टैटिस्टिक काम करता है, डेमोग्राफी काम करती है, प्रोबेबिलिटी काम करती है कि भूकंप होगा कि नहीं, कोई जीका वायरस आएगा कि नहीं, और जो पैसा हम प्रीमियम में ले रहे हैं उसको हम शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो वहाँ कितना रिटर्न आएगा, बैक एंड में सबप्राइम क्राइसिस आएगी कि नहीं, राइट। सो डिसाइडिंग द प्रीमियम अमाउंट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन डिसाइडिंग द बैंक के लोन रेट्स। आगे नरसिम्हा ने बोला कि भाई ये सरकारी बैंक है, वहाँ
भारत सरकार ने अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी थोड़ी कम करनी चाहिए ताकि एफिशिएंसी बढ़े, वहाँ पर यह किया गया। मल्होत्रा कमेटी ने इंश्योरेंस में बोला कि भारत सरकार अपने शेयर का डिसइन्वेस्टमेंट न करे, परंतु ये सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को नए शेयर बाजार में इशू करने की अनुमति हो ताकि इतना एडिशनल कैपिटल आ जाए। बट हमेशा भारत सरकार की वहाँ 51% मेजोरिटी बनी रहनी चाहिए, मतलब सरकारी इंश्योरेंस कंपनी सरकारी ही रहनी चाहिए। तो आज की तारीख में सरकारी बैंक कितने हैं मैंने आपको पहले सिखा दिया था, टोटल 27 थे, उसमें 5 एसोसिएट बैंक और भारतीय महिला बैंक, वो तो एसबीआई में मर्ज हो गए, तो बचे कितने, 21 बचे हैं। 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स वी हैव। उसके सामने इंश्योरेंस सेक्टर में एक एलआईसी है, सरकारी इंश्योरेंस में एक एलआईसी है, फिर 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्लस एक एग्रीकल्चर वाली, तो 5 हो गए, और एक सरकारी री इंश्योरेंस है जीआरएसी, तो इस प्रकार से हो गए। नरसिम्हन ने बोला कि बैंकों में प्राइवेट बैंकों को भारत में लाने की अनुमति होनी चाहिए, राइट। तो 93, 2001 और 2013 बंधन आईडीएफसी वाला, ये 3 राउंड के अंदर प्राइवेट बैंकों को अनुमति मिली। और उसने बोला विदेशी निवेश की भी छूट होनी चाहिए, तो प्राइवेट बैंक में अप टू 74% एफडीआई इज परमिटेड। अब ऐसी ही कुछ बातें मल्होत्रा तो 93 में बोल के गए थे, लेकिन बहुत देरी से वो लागू हुआ। तो साल 2000 के अंदर ही प्राइवेट कंपनियों को इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोलने की अनुमति मिली, और वहाँ पर भी एफडीआई शुरू में 26% ही था, साल 2015 में अपडेट करके कि 49%, और साल 2000 में और अपडेट किया कि 49% लाने के लिए ऑटोमेटिक रूट, मतलब एफआईपीबी वगैरह को पूछ के आने की ज़रूरत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर प्राइवेट बैंक खोलना चाहता है, अब तो क्या है, ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम है, तो वहाँ पर मिनिमम एंट्री कैपिटल क्या होना चाहिए। शेड्यूल कमर्शियल बैंक है तो 500 करोड़, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जब आखिरी वाला लॉन्च हुआ था 100 करोड़, और उसके अलावा बासेल 3 हिसाब से वो कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो 9% एंड 15% वो होना चाहिए। उसके सामने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नई कंपनी ना डालनी हो तो लाइफ हेल्थ जनरल इंश्योरेंस डालनी है तो कोई भी 100 करोड़ तो होने चाहिए, री इंश्योरेंस डालनी है तो भी मिनिमम एंट्री कैपिटल इज 100 करोड़। आज की तारीख में सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसी प्रकार जनरल इंश्योरेंस में सरकारी और प्राइवेट कौन कौन सी है मैंने लिस्ट दिया है, आप आराम से घर पे पढ़ लेना। और बैकएंड में इन सब की देखरेख कौन देखता है, वहीवटी काम SHIRDAI है, बट उसके अलावा जो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखता है वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। नरसिम्हन तो ये भी बोल के गए थे कि भारत में फॉरेन बैंकों को भी अनुमति होनी चाहिए, लेकिन मल्होत्रा कमेटी ने कि ऐसा जरा जोखमी है, तो भारत के अंदर फॉरेन कंपनियों को सीधे अपनी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी यहाँ नहीं डाल सकते। एट मैक्सिमम दे कैन इन्वेस्ट एंड मेक अ जॉइंट वेंचर विथ एन इंडियन पार्टनर, बट वहाँ पर भी इंडियन पार्टनर मेजोरिटी 51 होना चाहिए, और ये लोग मैक्सिमम 49 तक ही हो सकते हैं। अर्थात भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस कंपनी तो है, बट कोई फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी की अनुमति भारत में अभी नहीं है। अब ये सब चल रहा है, वहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि इंश्योरेंस के अंदर अभी जो 49% ऑटोमेटिक एफडीआई है, क्या उसको बढ़ा के 74 तक करना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, मेंस में कहीं पर पूछा जाए, सबसे पहले कि इसके विरोध में हम बोले, विरोध ट्रेड यूनियन वाले कर रहे हैं कि ऐसा किया तो फिर कोई फॉरेन एमएनसी इट विल बिकम मेजोरिटी, और वो ऐसी फॉरेन इंश्योरेंस वाले अगर भारत में खेल करेंगे, यूजुअली वो अपनी मार्केटिंग बहुत पुख्ता तरीके से करते हैं, हथेली में चांद दिखा के जनता से प्रीमियम का पैसा तो ले लेंगे, पर जब क्लेम सेटलमेंट का आता है तो ये नहीं है वो नहीं है करके पैसा नहीं देते, और उनकी कंपनी में जो भी गलत काम हो रहा है, कोई विसल ब्लोइंग करता है उसको नौकरी से निकाल देते हैं। ऐसा करके वो सारा पैसा हो सकता है कुछ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में डाले, तो सबप्राइम एसेट बबल ऐसा कोई भारत में भी हो सकता है। तो इन सब कारणों से कि भारत में ये इतना 74% एफडीआई तो नहीं होना चाहिए। उसके सामने फेवर में कि हाँ होना चाहिए, वाई, बिकॉज ज़्यादा अगर निवेश आएगा तो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर उस हिसाब से इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनेगा, तो ऑपरेशन चलाना, मार्केटिंग वगैरह के खर्चे थोड़े आसान हो जाएंगे, देन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक ये मुद्दा है कि भाई विदेशी लोग आएंगे और फिर वो सबप्राइम क्राइसिस जैसा करके चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं, बिकॉज IRDAI वो इन्वेस्टमेंट पैटर्न तय करता है, तो ऐसे ही बेफिजूल कोई जंक बॉन्ड में ये जनता के प्रीमियम का पैसा निवेश कर नहीं सकते। IRDAI खुद इन्वेस्टिगेट करता है, राइट, उसके ऊपर सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल वगैरह है, तो कोई ऐसे मिस्चिफ करे अनलाइकली है।
सभी इंश्योरेंस कंपनियों को पब्लिक लिस्टेड कंपनी के स्वरूप में रजिस्टर कराना पड़ता है, अर्थात वहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, ऑडिटिंग नॉर्म, विसल ब्लोअर्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम पढ़ चुके हैं, मतलब कोई गलत काम करना मुश्किल है। बेसिकली ऐसा अगर विदेश से अगर निवेश आ जाए देन इट विल हेल्प द मर्जर कंसोलिडेशन विद इन द प्राइवेट इंश्योरेंस बिजनेस, और उसके सामने टक्कर लेने के लिए फिर पब्लिक सेक्टर में भी थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए, राइट। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल आए और बन सकता है कि फिर आगे चल के हम नेपाल, भूटान उनको भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सके और प्रीमियम का वो पैसा चैनलाइज करके अपनी इकोनॉमी को और एक्सपांड कर सके। ऐसे सब लाभ ये एफडीआई लाने के हैं। एनीवेज वापस आते हैं, बैंकों की अंदर जनता से पैसा लिया है तो उसमें बैकअप सेफ्टी कुछ है क्या? हाँ, 4% CRR होता है, 20.5% SLR होता है। इसके अलावा बासेल नॉर्म के हिसाब से कैपिटल बफर वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, और जो भी डिपॉजिट लिया तो डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर बैंक ने खुद की जेब से प्रीमियम भर के DICGC से इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अब उसके सामने भाई क्या इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा है कि जनता का जो पैसा तो कुछ है क्या? हाँ, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट पैटर्न होते हैं, सॉल्वेंसी मार्जिन होते हैं, एंड दे ऑल्सो हैव टू परचेज री इंश्योरेंस फ्रॉम GIC। अभी इन्वेस्टमेंट पैटर्न समझते हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, उनके ऊपर नियम ऐसा है, जितना भी जनता से पैसा प्रीमियम में आया उसका मिनिमम 25% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना पड़ेगा, मिनिमम 25% हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, राइट। देन अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जैसे कि RBI का रिवर्स रेपो रेट है, कमर्शियल पेपर्स एंड शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ AA, AAA रेटेड एकदम गिल्ट एज मजबूत टाइप की कंपनियां, वहां पर वो निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार से ये चलेगा। नाउ दिस इंटरनल ब्रेकअप की मिनिमम मैक्सिमम कितना है, तो मैंने आइकॉन बता के कि भाई उनकी इंटरनल एग्जाम के लिए देख लेना, UPSC के लिए इतना डिटेल में हमको बस याद होना कि ओके जो क्लाइंट का पैसा तो ऐसे कोई जंक बॉन्ड में नहीं डाल सकते, इस प्रकार से सारे उस पर नियम लगते हैं। एंड सेम गोज फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो, कि कम से कम 20% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डालना होगा। देन राज्य सरकारों को लोन देनी होगी फॉर परचेजिंग हाउसिंग एंड फायर इक्विपमेंट्स, फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे डालोगे, देन अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड सो फॉर। तो ऐसे ही देखो कहीं जंक बॉन्ड में वो आपका पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। आगे, बैंक वालों ने आपसे डिपॉजिट लिया, पूरा साल वो घुमाते हैं, वहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या, साल में जितना लोन में पैसा घुमा रहा है उसका 40% प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में चाहिए, राइट। किसान है, लघु उद्योग है, वीकर सेक्शन है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए था कि भाई 40%, RRB स्मॉल फाइनेंस के लिए 75%। इसके अलावा कि आप एक साल के अंदर जितनी नई ब्रांच की स्थापना करेंगे उसके 25% ऑफ देम नीड टू बी इन द अनबैंक्ड रूरल एरियाज। ये सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए उनके ऊपर नियम है। तो क्या इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर ऐसा कोई नियम है? हाँ, उसको बोलते हैं रूरल एंड सोशल ऑब्लिगेशन, अर्थात सेंसस के हिसाब से रूरल एरिया क्या है और सोशल बैकवर्डनेस के हिसाब से कि भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बैकवर्ड क्लासेस, PH, गरीब लोग, विकलांग लोग वगैरह। जब IRDAI वाला कोई नई कंपनी को लाइसेंस देता है इंश्योरेंस बिजनेस शुरू करने का, तो उसके ऊपर कि भाई लाइसेंस मिला है उसके एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने ऐसे रूरल इलाकों में ऐसे सोशल लोगों का तो कम से कम 5000 ऐसे लोगों की आपने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी होगी, उनको कवर करना होगा। और ऐसा करते करते 10वें फाइनेंशियल ईयर में 25,000 ऐसे लोग कवर होने चाहिए। सो लाइक दैट दे आर ऑल्सो डूइंग देयर शेयर इन दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन। पर वहाँ हमेशा दिक्कत रही, भाई गरीब आदमी को बेचेंगे कैसे पॉलिसी, राइट। सो इन द 2015 इंश्योरेंस एक्ट को अमेंड कर दिया गया कि ऐसी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो किसान आदमी कोई भी उसको वो प्लेज करके कहीं से लोन में पैसा ला सकता है। लाइक दैट इट बी कंसिडर्ड अ फाइनेंशियल एसेट, मॉर्गेज कर सकते हो, फिर जाके उनको विश्वास बैठेगा एंड देन पेनिट्रेशन बढ़ सकता है। गांव में गरीबों को, किसानों को मदद करने के लिए माइक्रो इंश्योरेंस भी होता है। ये एक प्रकार की लाइफ या नॉन लाइफ पॉलिसी हो सकती है जहां पर 50,000 या उससे कम की राशि आपको मरने पर या डैमेज होने पर मिलेगी, देन इट इज माइक्रो इंश्योरेंस। वहाँ प्रीमियम लो होता है, बराबर एक व्यक्ति का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, सबका कवर कर सकते हैं। पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट वो लोकल लैंग्वेज में लिख के देना पड़ता है, NGO द्वारा बेचते हैं वगैरह। उदाहरण क्या है, LIC का जीवन मधुर और जीवन मंगल। अब ये सब पॉलिसी बेचने वाले माइक्रो इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटी वाली इंश्योरेंस, कोई भी एजेंट बेचने का काम करते हैं। अब कोई भी मुंह उठा के एजेंट नहीं बन सकता। नए कानून में और कड़क कर दिया गया कि कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए, एक एंट्रेंस एग्जाम उसने देना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर रजिस्टर कराना पड़ेगा। और वो आदमी भाग भी जाए नौकरी छोड़ के, तब भी कंपनी ने 5 साल तक उसका डेटाबेस मेंटेन करना होगा। क्योंकि कई बार ये पाया गया कि भाई एजेंट तो अपना कमीशन बनाने के लिए आपको बेवकूफ़ बना के ऐसा लाभ मिलेगा वैसा लाभ, हथेली में चांद दिखा के पॉलिसी बेच देता है और फिर नौकरी छोड़ के कहीं चला जाता है एंड देन द कंपनी डजंट पे अप। तो ऐसे केस में ये जो फ्रॉड मिस सेलिंग
तो इनको पकड़ के यह कंपनी जिसने भी गलती करवाई 1 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक के दंड की भी प्रावधान है। फ्रांस के अंदर कंसेप्ट है बांकाश्योरेंस, अर्थात अगर आपको कैंडी बेचनी है तो उपयुक्त जगह कौन सा है? शॉपिंग मॉल। अगर किसी को इंश्योरेंस बेचना है तो उपयुक्त जगह कौन सी है? बैंक खुद, क्योंकि वहाँ जो आदमी आता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आ रहा है। देयरफॉर अगर बैंक खुद से अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना शुरू करे देन इट इज़ बांकाश्योरेंस। तो भारत के अंदर उसकी अनुमति है। अंडर द कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल बैंक और दूसरी ऐसी एनबीएफसी कंपनियां वो सब इंश्योरेंस बेच सकती है। अब शुरुआत में इंडिविजुअल एजेंट एंड कॉर्पोरेट एजेंट दोनों के ऊपर शर्त थी कि वो एंटिटी बैक एंड में सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ एक जनरल इंश्योरेंस और सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टाइप कर सकती है। बट साल 2016 में ये कॉर्पोरेट एजेंट्स को और मुक्ति मिल गई कि वो बैक एंड में 3 लाइफ इंश्योरेंस, 3 जनरल इंश्योरेंस, 3 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाइप कर सकते हैं। सो लाइक दैट दे कैन ऑफर मोर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू देयर क्लाइंट्स। ये कॉर्पोरेट एजेंट हो गया। और तीसरा होता है ब्रोकर, जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स पुश कर सकता है, उस पर ये 3 का भी नियम लागू नहीं होता है। नाउ ये सारे लोगों के ऊपर फ्रॉड, मिससेलिंग कुछ करे तो दंड के भी प्रावधान है। इंश्योरेंस बेचने के लिए इंटरमीडियरीज में हमने देख लिया कि एजेंट होते हैं, बैंक होते हैं, बांकाश्योरेंस, कॉर्पोरेट एजेंट एंड ब्रोकर्स। इसके अलावा इंटरमीडियरीज में होते हैं सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो कितना नुकसान हुआ, किसकी गलती से नुकसान हुआ, क्वांटम ऑफ लॉस, कॉज ऑफ लॉस, वो सब वो देखेंगे और उस हिसाब से क्लेम सेटल होगा। उनके भी इंटरनल स्किल और एक्सपीरियंस के हिसाब से ग्रेड होते हैं, ABC। अगर रिलायंस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बड़ा ब्लास्ट हो गया तो उसका असेसमेंट करने कौन जाएगा? ग्रेड A वाला सर्वेयर जाएगा। कंपनीज एक्ट में प्रावधान है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 या 20 या इतनी कंपनियों से अधिक का ऑडिट एक साल में नहीं कर सकता, अदरवाइज वो तो रबर स्टैम्प जैसा ही हो जाएगा, बिना चेक करे राइट। तो यहाँ पर उसी प्रकार सर्वेयर के ऊपर भी फाइनेंशियल लिमिट की वो एक साल में इतने से ज़्यादा लाख या करोड़ रुपए का इंश्योरेंस का सर्वे नहीं कर सकता। सर्वेयर, लॉस असेसर समझ लिया। देन थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? पेशेंट, हॉस्पिटल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, इन तीनों के बीच वो टाइप कराता है ताकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क का निर्माण हो और सब लोगों को लाभ मिल सके। 2000 थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसके अलावा इंश्योरेंस बेचने के लिए कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, वो इंश्योरेंस की खुद की परीक्षाओं के लिए काम का है, तो ये आप स्लाइड घर पे आराम से देख लेना। अगर क्लाइंट के साथ नाइंसाफी हो जाए तो बचाने के लिए कुछ है क्या? हाँ, ओम्बड्समैन बैंकों के अंदर होता है। अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट RBI के पास खुद ही सत्ता है कि वो डिपोजिटर की हितों की रक्षा करे। अब उसको वो प्रैक्टिकली लागू कराने के लिए यूके में उन्होंने देखा कि भाई बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, तो 95 में ऐसे ही सिस्टम हमने करी, दैट वाज कॉल्ड बैंकिंग ओम्बड्समैन। और फिर 2006 में और रिफॉर्म किया। बेसिकली RBI के जनरल मैनेजर और चीफ जनरल मैनेजर, उसको RBI डेजिग्नेट करता है एज बैंकिंग ओम्बड्समैन। 3 साल के लिए उनका कार्यकाल, रीअपॉइंटमेंट होता नहीं। और एरिया वाइज टोटल पूरे भारत में 20 है, जम्मू कश्मीर में भी है, वो वहाँ के ओम्बड्समैन बैठते हैं जम्मू में। सभी बैंक और लोन देने वाली NBFC जैसे कि हाउसिंग लोन वाली कंपनियां, गोल्ड लोन कंपनियां, वहाँ पर अगर ग्राहक के साथ वो कोई बदसलूकी, कुछ नाइंसाफी कर रही है, देन ग्राहक ओम्बड्समैन को जाके फरियाद कर सकता है अप टू द मैटर्स ऑफ 10 लाख रुपीज़। उसके ऊपर हो तो कंज्यूमर कोर्ट एंड ऑर्डिनरी कोर्ट्स पे जाएंगे। ये एक काम हुआ। अच्छा, तो बैंक के सामने ग्राहक सुरक्षा के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन, तो इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी के सामने ग्राहक सुरक्षा के लिए क्या है? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन 1999 में स्थापना की गई। पूरे भारत में कुल मिला के 17 होते हैं। 3 साल का कार्यकाल, रीअपॉइंटमेंट हो नहीं सकता। 20 साल तक 20 लाख रुपए तक का वो केस सुन सकते हैं। अच्छा, ग्राहक को बैंक या इंश्योरेंस कंपनी से बचाने के लिए ओम्बड्समैन है, तो फिर कंपनी को उसके ग्राहकों से बचाने के लिए कुछ है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने किसी को लोन बेच दिया तो वो ग्राहक अगर लोन का पैसा ब्याज मुद्दल का वापस नहीं करता तो हाँ, है ना, कानून सरफायसी एक्ट है राइट, जिसके मुताबिक बैंक वाले विदाउट कोर्ट ऑर्डर आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं वगैरह वगैरह। देन देयर इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये सब हमने पढ़ लिया। अब उसी प्रकार अगर कोई क्लाइंट इंश्योरेंस कंपनी को डिफ्रॉड करने की कोशिश करे तो क्या? उसके भी प्रावधान 2015 के इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट, उसको कुछ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, HIV, कैंसर की समस्या है, बट वो नकली मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी बनवा के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, और अगर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को 3 साल के भीतर ही वो सारी चीज़ पता चल जाती, देन दे कुड टेक सम एक्शन। सिमिलरली, कोई बिल्डिंग है, टूटने को ही कगार पे है, बट उसका भी नकली कोई सर्टिफिकेट बना के वो उसका करोड़ों का हाउस इंश्योरेंस या कुछ ले ले, देन ऑल्सो सो इन दैट केस एक्शन कैन बी टेकन, ऐसे प्रावधान है। तो मित्रों, इस प्रकार से अपना
इकोनॉमी का फर्स्ट पिलर बैंकिंग खत्म हो गया, फाइनेंस खत्म हो गया, इंश्योरेंस भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन, अर्थात जो अटल पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जनधन अकाउंट वगैरह वगैरह, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम चल रही है उसके सेलिएंट फीचर वगैरह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी।